Hello everyone, I'm Sonali and I welcome you on my YouTube channel Illuminate Chemistry। तो अगर आप IIT JEE, नीट या IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप क्लास 11th 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ऐसा चैनल चाहिए जहां पर आप अपने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्लेरिफाई कर सके, देन आई थिंक ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बिकॉज इस चैनल के ऊपर हम केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर एक टॉपिक को बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए ग्रेजुअली एडवांस लेवल तक लेके जाएं। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन हम जो डिस्कस करें उस टॉपिक में से एटलीस्ट वो स्किप ना हो, हमें वो टॉपिक आता हो, हमें एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चन उस टॉपिक में से आते हों। ओके, तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो सकता है आपने पहले भी पढ़ रखा हो, लेकिन इस टॉपिक में से कुछ डाउट्स आपके पेंडिंग रह गए हों या इसमें से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हों जो आपको समझ ना आए हों। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मेरे लेक्चर्स देखने के बाद आपको इस टॉपिक में से कोई भी डाउट पेंडिंग नहीं रहेगा, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बिकॉज हम एटम को डिटेल में डिस्कस करते हैं, एटम की डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, उससे पहले हम एक बार एटम का ओवरव्यू लेंगे कि एटम को सबसे पहले डिस्क्राइब कैसे किया गया था। तो सबसे पहले जो एटम वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अनडिविजिबल, अनकटेबल। एक्चुअली क्या था कि काफ़ी टाइम पहले अर्ली इंडियन टाइम में ग्रीक फिलोसोफर्स ने ये कहा था कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम इज समथिंग विच हैज़ मास विच ऑक्युपाइज वॉल्यूम। ना तो हम जानते हैं कि ऑल गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर मैटर। ओके, तो ग्रीक फिलोसोफर्स का कहना था कि एक्चुअल मैटर जो होता है वो एटम्स से ही मिलके बना हुआ होता है। और उन्होंने एटम्स को क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एटम्स आर द अनडिविजिबल पार्टिकल्स। दैट इज, उनके अकॉर्डिंग एटम ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स उनके अकॉर्डिंगली एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन आज के टाइम पर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि एटम के अंदर तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और वो एटम से ऑब्वियसली स्मॉल होते हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो ये सारी बातें एक्चुअल फिलोसफिकल बातें हैं, ये एक्सपेरिमेंटल बातें नहीं हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये ग्रीक फिलोसोफर्स की कही हुई बातें हैं। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ एटम आई थी वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी आपने कहीं ना कहीं क्लास 9th 10th में इस थ्योरी को पक्का पढ़ा है, इसके फीचर्स को पढ़ा है, लेकिन आज हम इस थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में ये फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी थी जो कि जोहन डाल्टन ने दी थी। जोहन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, 19th सेंचुरी में ये थ्योरी फर्स्ट टाइम आई थी और दिस वाज द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी जो कि एटम को एक्चुअली साइंटिफिकली इसने डिस्क्राइब किया था। और 19th सेंचुरी तक ये थ्योरी काफ़ी फेमस रही, लोगों ने इसे काफ़ी माना। लेकिन आफ्टर 19th सेंचुरी कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी जो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इस बेसिस पर ही ये थ्योरी आज फेल्ड मानी जाती है। लेकिन क्योंकि ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है कि ये फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी है जिसने एक्चुअली साइंटिफिकली एटम को डिस्क्राइब किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो अब हम इस थ्योरी के फीचर्स देखते हैं कि एक्चुअल में ये थ्योरी क्या कहती थी। जोहन डाल्टन ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा था, तो फीचर्स देखते हैं इस थ्योरी के, अच्छे से देखना। एक्चुअल में इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। इस थ्योरी में जोहन डाल्टन ने कहा था कि जो एटम एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में एटम्स से बने हुए होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एलिमेंट्स एटम से ही बने हुए होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इतना भी हम जानते हैं कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बात गलत कह दी। वो क्या गलत कह दिया
कि उन्होंने एटम्स को अल्टीमेट पार्टिकल्स का नेम दे दिया। अल्टीमेट पार्टिकल्स का मीनिंग भी वही होता है जो पहले ग्रीक फिलोसोफर्स ने एटम को नेम देते समय कहा था कि एटम्स आर द पार्टिकल्स विच आर अनडिविजिबल, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स। अल्टीमेट पार्टिकल्स का भी यही मीनिंग होता है दैट दोज पार्टिकल्स which cannot be divided into subparticles are known as ultimate particles। और atoms के तो सब पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो इसी वजह से क्योंकि आफ्टर 19th सेंचुरी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये डिस्कवर हो गए थे और इसी बेसिस पर ये थ्योरी फेल कर दी गई थी आफ्टर 19th सेंचुरी। ठीक है, लेकिन 19th सेंचुरी तक क्योंकि लोगों को ये नहीं पता था कि एटम्स के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, जिस वजह से ये थ्योरी पूरा 19th सेंचुरी लोगों ने मानी, लोगों ने इस पे बिलीव किया। ओके, फिर हम सेकंड जो इसका फीचर है वो भी देखते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का सेकंड फीचर ये था कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर एक ही एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, देन द एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर ऑलवेज सेम, कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताती हूँ, ये पॉइंट भी पूरी तरह से सही नहीं है। पूरी तरह से सही क्यों नहीं है? बिकॉज इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली अगर एक ही एलिमेंट की मैं बात कर रही हूँ तो उसके एटम्स ऑलवेज सिमिलर होंगे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा है। आइसोटॉप्स के बारे में अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, वैसे तो क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स ज़रूर आते हैं, ज़रूर आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लेकिन हम आज एक बार आइसोटॉप्स को देखते हैं विद द एग्जाम्पल। तो आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर सेम नहीं होता, मास नंबर इनका डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक नंबर सेम है तो इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर ही क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होगी। अगर पोजीशन सेम है पीरियोडिक टेबल में तो एलिमेंट तो एक ही है ना, और वैसे भी एलिमेंट एक ही होगा बिकॉज एटॉमिक नंबर एक ही है। लेकिन एटम्स में डिफरेंसेस हैं। क्यों डिफरेंसेस हैं? बिकॉज मास नंबर में डिफरेंसेस है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों का ही एटॉमिक नंबर तो 1 है, दैट मीन्स एलिमेंट तो ये एक ही है, लेकिन मास नंबर हाइड्रोजन का होता है 1, ड्यूटेरियम का होता है 2 और ट्रिटियम का होता है 3। अब मास नंबर में डिफरेंसेस आते हैं बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंसेस आते हैं। ये बात भी हम पढ़ेंगे बाद में कि मास नंबर एक्चुअली किन पार्टिकल से डिटरमाइन होता है, एटॉमिक नंबर किन पार्टिकल से डिटरमाइन होता है। तो ये बाद वाली बातें हैं, अभी तो हम फर्स्ट जो है वो साइंटिफिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में जो जोहन डाल्टन थे उनको थोड़ी ना पता था कि आइसोटॉप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर उन्हें पता होता तो ये थोड़ी ना कहते कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो ऑलवेज सिमिलर होते हैं। ये बात तो मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज हमें ये पता है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पढ़ रखी हैं। ओके, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ गलत है। आज की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर इन पॉइंट्स में कहाँ कहाँ गलती है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखो, हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है, तो मास नंबर में डिफरेंसेस हैं। अब अगर मास नंबर में डिफरेंसेस हैं तो एटम्स में भी तो डिफरेंसेस होंगे, समझ रहे हो? इसी पॉइंट का जो सेकंड जो फेज था वो ये था कि इन्होंने कहा था कि अगर एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो उनके एटम्स भी ऑलवेज डिफरेंट होंगे, कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। अब ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बिकॉज आइसोबार्स भी तो नेचर्स में एग्जिस्ट करते हैं। आइसोबार्स कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एलिमेंट तो डिफरेंट हुआ, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही पीरियोडिक टेबल में पोजीशन डिसाइड होती है। तो एलिमेंट डिफरेंट हुआ बिकॉज एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर इनका सेम होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक आर्गन है, एक कैल्शियम है। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन आर्गन का मास नंबर भी होता है
40 और कैल्शियम का मास नंबर भी होता है 40। तो अगर देखो ध्यान से तो इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट था, तो एलिमेंट तो ये डिफरेंट थे, लेकिन मास नंबर सिमिलर है। अब अगर मास नंबर सिमिलर है तो ऐसा तो कह सकते हैं ना कि एटम पूरी तरह से डिफरेंट नहीं हुई। एटम्स डिफरेंट तो ऑब्वियसली होंगे क्योंकि एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन पूरी तरह से डिफरेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मास नंबर सिमिलर है, कोई तो सिमिलरिटी है ही। तो ये कह सकते हैं कि सेकंड फीचर भी पूरी तरह से सही नहीं था डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। ओके, अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो शुरू होता है इस थ्योरी का। एक्चुअल में ये जो थ्योरी है ये दो लॉज के ऊपर बेस्ड है। कौन से दो लॉज के ऊपर बेस्ड है? फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये दोनों ही लॉज आपने पढ़े हैं, काफी बार पढ़े हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। एक बार हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ऑल्दो आपको याद होगा लेकिन आपको रिकॉल हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस लॉ के अकॉर्डिंगली यू कैन नॉट क्रिएट मास और यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय मास। तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये लॉ आपने पक्का सुना होगा, पक्का इससे नोन होंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने एटम्स के साथ रिलेट किया। वो क्या रिलेट किया? इन्होंने कहा कि एटम्स के पास कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक मास होता है। एटम्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मास, डिफरेंट एटम्स के पास डिफरेंट मास होता है, सो दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक मास। अब वो अगर उनके पास कैरेक्टरिस्टिक मास होता है और क्योंकि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो ना तो एटम्स को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एटम्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम्स आर नॉट डिस्ट्रक्टिबल। ये भी इनका ही पॉइंट था, इनकी ही थ्योरी का पॉइंट था। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो थ्योरी है ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ये इस थ्योरी का याद रखने वाला, ध्यान में रखने वाला पॉइंट है। और आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि एटम्स को जो है वो क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एटम्स के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक मास होता है और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब इस लॉ का जो, इस थ्योरी का जो सेकेंड लॉ है वो भी हम एक बार देखते हैं। तो इस थ्योरी का जो सेकेंड लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का ये जो लॉ है ये कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो थ्योरी है, जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, इसका एक फीचर और भी है। वो फीचर क्या है कि जो एटम्स होते हैं दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल्स तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, N2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन एटम से मिलके बना है, O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, CO2 मॉलिक्यूल कार्बन और ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। और ऐसे ना जाने कितने ही मॉलिक्यूल्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो लॉ है ये एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो अब देखते हैं ये लॉ क्या कहता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली एक्चुअली आपको बताती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंगली, मान लो अगर मेरे पास CO2 मॉलिक्यूल है तो CO2 मॉलिक्यूल में जो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो है वो ऑलवेज सेम रहेगी। क्या मतलब है रेशो सेम रहने से? जैसे फॉर एग्जांपल मैं जानती हूँ कि जो कार्बन का, मैं एक बार आपको बताती हूँ कि जो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 ग्राम पर मोल, और जो O2 मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है वो होता है 32 ग्राम पर मोल, बिकॉज एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम पर मोल। ओके, तो अगर मैं CO2 मॉलिक्यूल में 12 ग्राम कार्बन ले रही हूँ और 32 ग्राम ऑक्सीजन ले रही हूँ तो एक CO2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है। अब अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं ऑक्सीजन का मास तो 64 ग्राम कर दूं लेकिन कार्बन का मास 12 ग्राम ही रखूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे ऑक्सीजन का मास डबल करना है तो मुझे कार्बन के मास को भी डबल करना होगा,
तब ही मेरे पास, सॉरी 12 का अगर हम डबल करेंगे तो 24 ग्राम मेरे पास कार्बन मुझे देनी होगी, तभी मेरे पास 2 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होंगे। मतलब उनका कहना था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो एक जो मॉलिक्यूल है वो CO2 का फॉर्म होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम 2 मॉलिक्यूल CO2 के फॉर्म करो तो तुम्हें ऑक्सीजन के मास को डबल करना होगा 64 ग्राम, और उसके साथ तुम्हें कार्बन के मास को भी डबल करना होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के मास की जो रेशो होगी वो मॉलिक्यूल में ऑलवेज सेम रहेगी। और ये बात सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के ऊपर वैलिड नहीं है, ये सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर वैलिड है। ओके, तो ये एक बेसिक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का, कि ये जो थ्योरी है ये 2 लॉज के ऊपर बेस्ड है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो मैंने आपको क्लियर किया, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो भी मैंने आपको क्लियर किया। आई होप सो ये दोनों लॉज आपको क्लियर हो गए होंगे। वैसे ये लॉज भी आप क्लास 9th और 10th में पढ़ के आते हो। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली कि आफ्टर 19th सेंचुरी, ये सारी बात है 19th सेंचुरी तक। आफ्टर 19th सेंचुरी इन हम कह सकते हैं दैट इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 1900 जब स्टार्ट हो गया था, जब ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था, तब क्या हुआ, तब एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होनी स्टार्ट हो गई। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये तीनों तो आपने पक्का ही पढ़े हैं 9th-10th में। तो एक बार मैं इन तीनों के बारे में ही डिस्कस करूंगी, बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये तीन ही जो होते हैं, दीज आर द फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आफ्टर 19th सेंचुरी, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी होनी स्टार्ट हो गई थी, और इसी बेसिस पर डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली तो एटम्स ही अल्टीमेट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन एटम्स के अंदर तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो एटम अल्टीमेट पार्टिकल कैसे हुआ, समझ रहे हो ना? इस बेसिस पर ही डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो फेल हो गई थी। अब हम भी एटम के सब फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे वन बाय वन, एक करके, कि कैसे कैसे इनकी डिस्कवरी हुई। आज हम जो डिस्कवरी पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे। आज हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले हम कैथोड रेज की डिस्कवरी जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम प्रोसीड कर रहे हैं टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ओके, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली। यहाँ से हमारा जो मेन चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है ये की थी साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने। मतलब माइकल फैराडे ही वो मेन साइंटिस्ट थे जिनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है इन द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। वैसे हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज माइकल फैराडे ने की है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी माइकल फैराडे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो माइकल फैराडे का हम सेटअप देखते हैं कि इन्होंने कैसे कैथोड रेज की डिस्कवरी की है। वो सेटअप आपको मैं दिखाती हूँ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो ये है हमारे पास माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो इन्होंने यहाँ पर ली है ये ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब है। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? इस ट्यूब को कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब को हम कहेंगे डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक ग्लास की ट्यूब होती है, ये इन्होंने यहाँ पर ली थी। एक्चुअली जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे उस टाइम पर वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही हुए थे। ये ग्लास की ट्यूब होती है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में, इस ग्लास की ट्यूब में इन्होंने फिल कर दी थी गैस। कोई भी गैस यहाँ पर ली थी और इन्होंने यहाँ इस ग्लास ट्यूब में यहाँ पर इस गैस को फिल कर दिया था। फिर यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये वैक्यूम पंप को कनेक्ट किया था, और इस वैक्यूम पंप का काम था यहाँ पर टू रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब।
और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर हाई वोल्टेज पर एक बैटरी कनेक्ट की है। यहाँ पर इसका काम है टू प्रोवाइड द करंट एट हाई वोल्टेज। तो ये बेसिक सा इनका सेटअप है। देखो यहाँ पर इन्होंने एक ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब ली है जहाँ पर इन्होंने गैस को फिल कर दिया है। उस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप को कनेक्ट किया है सो दैट कि वो वैक्यूम पंप यहाँ से प्रेशर को मेंटेन कर सके और मैं कह सकती हूँ प्रेशर को रिड्यूस कर सके। यहाँ पर जो आपको नजर आ रही हैं ये हैं दो मेटल की इलेक्ट्रोड्स। ये मेटल की इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली मेटल के पीसीज होते हैं। इनको इन्होंने बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। इस मेटल के पीस को इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो इसे इन्होंने कहा है एनोड। और इस पर्टिकुलर मेटल इलेक्ट्रोड को इन्होंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो इसे इन्होंने कहा है कैथोड। ओके, तो ये इनका बेसिक सा यहाँ पर सेटअप था। फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक्चुअली कि इनकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, एक बार अच्छे से देखो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो वैक्यूम पंप है ना, यहाँ पर इन्होंने प्रेशर को काफ़ी कम कर दिया था इस वैक्यूम पंप की हेल्प से। लगभग 10 की पावर -3 mm ऑफ मर्करी, इतना कम प्रेशर इन्होंने यहाँ पर इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखा था। और ये जो हाई वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई की थी लगभग 10 की पावर 3 वोल्ट, इतनी हाई वोल्टेज यहाँ पर इन्होंने अप्लाई की थी। और यहाँ पर इन्होंने एक बात क्या थी, वो ये थी कि इन्होंने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया था कि जो बीम ऑफ पार्टिकल्स है, कि एक बीम ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि ये जो बीम ऑफ पार्टिकल्स थी, ये जो पार्टिकल्स आ रहे थे कैथोड से एनोड की तरफ, ये इनविजिबल थे, ये विजिबल नहीं थे। तो अगर ये इनविजिबल थे तो माइकल फैराडे को कैसे पता चला कि एक्चुअल में कुछ पार्टिकल्स हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने सेटअप में थोड़ा सा चेंज किया। और सेटअप में क्या चेंज किया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में हमारे। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने, वेट अ सेकेंड, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये जो आपको एनोड नज़र आ रही है, इस एनोड में इन्होंने परफोरेशंस कर दी। परफोरेशंस करने का मतलब है इन्होंने यहाँ पर होल्स क्रिएट कर दिए। और ये जो एनोड के पीछे ट्यूब आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर इन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी। फ्लोरेसेंट मटेरियल यहाँ पर इन्होंने जिंक सल्फाइड का यूज़ किया था। फ्लोरेसेंट मटेरियल का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल, जब उस मटेरियल पे कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो मटेरियल ग्लो करता है, शाइन करता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में कोई पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक किया है। ओके, तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे सेटअप चेंज किया। अब ये सेटअप चेंज क्यों किया, इस वजह से किया कि अगर वाकई में कोई पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ शाइन नजर आएगी। और एक्चुअल में नजर आई भी, एक ग्रीन कलर की शाइन यहाँ पर नजर आई। वो क्यों नजर आई, बिकॉज ये जो पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स इन परफोरेशंस के थ्रू यहाँ से इस मेटल के अंदर परफोरेट कर गए और इस मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक किए। जब इस मटेरियल के ऊपर ये पार्टिकल्स स्ट्राइक किए तो ये मटेरियल शाइन करने लगा। अगर ये शाइन करने लगा तो हमें ये पता चल गया कि एक्चुअल में कुछ पार्टिकल्स हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ आए हैं। और उन पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दे दिया कैथोड रेज। उन पार्टिकल्स की जो बीम थी उनको इन्होंने नाम दे दिया कैथोड रेज। क्यों? क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। अब हम यहाँ पर कैथोड रेज के ही फीचर्स पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया कैथोड रेज के बारे में थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको अच्छे से समझो। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली फीचर्स ऑफ कैथोड रेज के, उन्होंने क्या क्या फीचर्स कैथोड रेज के ऑब्जर्व किए। सबसे पहला फीचर तो यही था कि कैथोड रेज एक बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि कैथोड से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं और एनोड की तरफ जाकर वो एंड हो रहे हैं, एंड एट द एनोड। ये फर्स्ट फीचर है जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि वो एक्चुअली जो कैथोड रेज हैं, दे आर द रेज ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड एंड एट द एनोड। ये हमारा फर्स्ट फीचर था कैथोड रेज का जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था। फिर जो सेकेंड फीचर था कैथोड रेज का वो ये था कि हमें एक्चुअली कैसे पता चला कि कैथोड रेज के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, या वो न्यूट्रल है या उनके ऊपर कोई चार्ज है। तो इसलिए इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया
कि जब तो कोई भी इन्होंने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया था। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कैथोड रेज थी उनके नेचर में कोई भी चेंज नहीं आया, वो जिस तरह से जा रही थी वो उसी तरह से ट्रैवल कर रही थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से कैथोड रेज की नेचर में चेंज आया। और कैसा चेंज उन्होंने शो किया, कैसा नेचर उन्होंने शो किया, बिल्कुल वैसा ही नेचर शो किया जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स करते जब उन्हें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता। इसलिए उन्हें ये ऑब्जर्व हुआ कि एक्चुअल में कैथोड रेज के ऊपर चार्ज है, और कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो उन्होंने कहा कि कैथोड रेज दे आर द बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो उन्होंने कहा कि कैथोड रेज एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक बीम है, एक फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की बीम है जो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है। ओके, और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअली कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि कैथोड रेज की डिस्कवरी से ही पता चला था कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये थ्योरी के जो मेन 3 पॉइंट थे वो मैंने आपको क्लियर किए। अब मैं आपको और पॉइंट बताती हूँ इस थ्योरी के। और पॉइंट क्या थे? और पॉइंट ये थे कि जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने गैस फिल की थी, ये जहाँ पर इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल की थी, और ये जो इन्होंने यहाँ पर मेटल की इलेक्ट्रोड ली थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैस को बदल बदल के देखा, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको भी बदल के देखा। जैसे कि एक बार एक मेटल एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ की, फिर सेकंड मेटल एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ की, और गैस की नेचर को भी चेंज करते रहे। लेकिन ना तो मेटल की नेचर को चेंज करने से और ना ही गैस की नेचर को चेंज करने से कैथोड रेज की नेचर में कोई चेंज आया। दैट मीन्स कैथोड रेज की नेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, चाहे वो गैस की नेचर को चेंज करें या फिर वो इलेक्ट्रोड की नेचर को चेंज करें। दैट मीन्स उन्हें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता अगर हम मटेरियल को चेंज करते। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया, और वो पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ एवरी एलिमेंट, कि हर एक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे। आप दुनिया जहान का जोन सा मर्जी एलिमेंट लेके देख लो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि जब उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को चेंज करके देखा या मेटल को चेंज करके देखा, तो मेटल को चेंज करने से या गैस को चेंज करने से कैथोड रेज के नेचर में कोई चेंज नहीं आया। तो इससे हमें ये पता चला कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस इस चीज़ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती कि एलिमेंट कौन सा है। इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ एलिमेंट। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस ऑब्जर्वेशन से सामने आया। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि इन्होंने क्या किया था, ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक लाइट पेडल व्हील रख दिया, एक हल्का सा लाइट वेट का व्हील रख दिया इसके बिल्कुल बीचों बीच। जिसके पास एक पेडल होती है उसको कहते हैं लाइट पेडल व्हील। लाइट वेट का व्हील इन्होंने यहाँ पे रख दिया, और क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो कैथोड रेज यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी, बिकॉज ये पेडल व्हील इनके रास्ते में आ रहा था, तो ये कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करते समय इस व्हील को रोटेट कर रही थी। अब अगर कैथोड रेज इस व्हील को रोटेट कर रही थी तो उससे क्या पता चला, उसे बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सामने आई। वो क्या थी? वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होता है, दैट इलेक्ट्रॉन्स मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होते हैं। अब ये कैसे हम कह सकते हैं, ये हम इस बेसिस पर कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल व्हील को रोटेट कर रहा है तो दैट मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, उसने कुछ ना कुछ मोमेंटम, कुछ ना कुछ एनर्जी इस व्हील को ट्रांसमिट की होगी, ट्रांसफर की होगी,
तभी ये व्हील रोटेट किया होगा। दैट मीन्स डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, क्योंकि अगर इसके पास मास होगा तब इसके पास मोमेंटम होगा। अब अगर मोमेंटम होगा तभी तो ये व्हील को रोटेट कर पाएगा। दैट मीन्स उनको ये ऑब्जर्व हो गया कि जो कैथोड रेज में पार्टिकल्स हैं, जो बीम ऑफ पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, उनके पास मास है। दैट मीन्स वो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से डिस्कवर हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होता है, इलेक्ट्रॉन्स मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस यहाँ से सामने आई। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। दे आर कि इलेक्ट्रॉन्स को जो एलिमेंट होता है उसके नेचर चेंज होने से कोई भी चेंज उसकी प्रेजेंस में नज़र नहीं आता। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे, अगर आप एलिमेंट को चेंज भी कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में कोई भी चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। और सेकेंड पॉइंट हमें ये नज़र आया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर एक्चुअली द मटीरियलिस्टिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ डेफिनेटली मास होता है, तभी वो पैडल व्हील को रोटेट कर पाए, क्योंकि अगर वो पैडल व्हील को रोटेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ मोमेंटम या एनर्जी उस पैडल व्हील को ट्रांसफर की होगी, और वो तभी कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास होगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स आर द मटीरियलिस्टिक पार्टिकल्स। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे जे थॉमसन की डिस्कवरी के साथ। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है आज के टॉपिक में, then please share it in the comment section. I will definitely consider your doubts. Thanks for watching.